नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हाल ही में दिवाली पर आई हिंदी फिल्म एक दीवाने की दीवानगी के बारे में। इसमें काफी डिटेल्स है, कैसे बनी, रिलीज, रिएक्शंस, सब कुछ। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि जो भी जानकारी हमारे पास, उससे फिल्म की एक पूरी तस्वीर बनाएं कि भाई ये फिल्म है क्या, कैसे बनी है, म्यूजिक कैसा है इसका, और सबसे ज़रूरी जो इसे लेकर क्रिटिक्स की राय है, वो इतनी बटी हुई क्यों है। मतलब एक तरफ तो बहुत तीखी आलोचना है और दूसरी तरफ देखें तो बॉक्स ऑफिस के जो नंबर हैं वो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं जैसे। सही कहा। और यही चीज इसे दिलचस्प बनाती है, ये जो कॉन्ट्रास्ट है। तो चलिए इसी जानकारी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि एक दीवाने की दीवानगी के बारे में क्या-क्या खास बातें पता चलती हैं। अच्छा, तो शुरू करते हैं एकदम बेसिक चीजों से। ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। डायरेक्ट किया है मिलाप जवेरी ने। हाँ, मिलाप जवेरी। और लिखा भी उन्होंने ही है, मुश्ताक शेख के साथ। करेक्ट। और लीड रोल्स में हैं हर्षवर्धन राणे, विक्रमादित्य भोसले के रोल में, और सोनम बाजवा, अदा रंधावा बनी हैं। इनके अलावा सपोर्टिंग कास्ट भी अच्छी हैं। शाद रंधावा हैं, सचिन खेड़ेकर, अनंत नारायण, महादेवन और राजेश खेरा, मतलब जाने पहचाने चेहरे हैं। फिल्म को बनाया है देसी मूवीज फैक्ट्री ने और डिस्ट्रीब्यूशन अवनिका फिल्म्स का है। और जैसा हमने शुरू में कहा, रिलीज हुई थी 21 अक्टूबर 2025 को। दिवाली का मौका था। हाँ, फिल्म की लंबाई है 141 मिनट, यानी करीब 2.5 घंटे। बजट इसका बताया गया है लगभग 25 करोड़ रुपए। 25 करोड़। ओके। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का जो अनुमान है वो है 78.79 करोड़ रुपए। ओहो। और हाँ, इसका अंग्रेजी टाइटल का अनुवाद भी दिलचस्प है, द ऑब्सेशन ऑफ अ लवर। द ऑब्सेशन ऑफ अ लवर। ये टाइटल ही कहीं ना कहीं मतलब आगे जो क्रिटिसिज्म आया उसकी तरफ थोड़ा इशारा करता है शायद। हाँ, ये ऑब्सेशन वाला एंगल तो नोट करने वाला है। अच्छा, अब जरा इसके बनने की जर्नी पर आते हैं। ये इंटरेस्टिंग है कि फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी इसी साल 14 फरवरी को, वैलेंटाइंस डे पर तब इसका नाम सिर्फ दीवानगी था। हाँ, सिर्फ दीवानगी। और फिर मई 2025 में कुछ महीने बाद नाम बदल दिया। नया नाम हुआ एक दीवाने की दीवानगी। शायद थोड़ा और ड्रामेटिक बनाने के लिए या कहानी के मूड से मैच करने के लिए। हो सकता है। इसके बाद फर्स्ट लुक आया 27 मई को और टीजर 22 अगस्त को। रिलीज डेट भी बदली गई थी ना, पहले शायद अक्टूबर की शुरुआत में आने वाली थी। हाँ बिल्कुल, पहले प्लान था 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर रिलीज करने का, लेकिन फिर इसे आगे खिसका दिया दिवाली रिलीज के लिए 21 अक्टूबर। अक्सर ऐसा होता है बड़े त्योहारों पर, ज्यादा ऑडियंस मिलने की उम्मीद रहती है, तो शायद वही सोचा होगा, एक बड़ी फेस्टिव रिलीज का दांव था। चलिए अब आते हैं फिल्म के संगीत पर। इसकी तो वाकई काफी बातें हुई हैं। ये किसी एक कंपोजर का काम नहीं है, कई सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने मिलकर बनाया है। सही कहा। इसमें कौशिक गुड्डू हैं, कुणाल वर्मा, अंकुरार पाठक, रजत नागपाल, राहुल मिश्ला और लीजो जॉर्ज डीजे चेतास भी हैं। ये आजकल काफी कॉमन है वैसे, मल्टीपल कंपोजर्स एक ही एल्बम पर, अलग अलग फ्लेवर लाने के लिए शायद। और लिरिक्स लिखने वालों की लिस्ट भी लंबी है। कुणाल वर्मा, समीर अंजान साहब, सिद्धांत कौशल, सचिन उर्मतोष और प्रिंस दुबे। पूरा एल्बम 41 मिनट से थोड़ा ज्यादा का है। प्ले डीएमएफ लेबल के अंडर आया है। और सिंगर्स की बात करें तो अरे बाप रे, लगभग इंडस्ट्री के सारे ही बड़े नाम हैं इसमें। विशाल मिश्रा, नेहा कक्कड़, अरिजीत सिंह, सुनिधि चौहान, सोनू निगम, बी प्रैक, जुबीन नौटियाल और श्रेया घोषाल। क्या बात है। मतलब ये लिस्ट देखकर ही लगता है कि म्यूजिक पर कितना ज्यादा फोकस रहा होगा। शायद मेकर्स को भी अंदाजा था कि म्यूजिक फिल्म की एक बड़ी यूएसपी बन सकता है। बिल्कुल। और एक गाना इसमें ऐसा भी है जो रीमेक है, दिल दिल दिल। ये असल में 1996 की फिल्म थी ना, घातक। हाँ। सनी देओल वाली। उसके गाने कोई जाए तो ले आए का रीमेक है ये। हाँ, घातक, लीथल। वो गाना अनु मलिक ने बनाया था और लिखा था राहत इंदौरी साहब ने। अलका याग्निक और शंकर महादेवन ने गाया था। पुराने हिट गानों को रिक्रिएट करने का ट्रेंड तो खैर बॉलीवुड में काफी टाइम से चल ही रहा है। लगता है यहाँ भी वही फॉर्मूला है। और लगता है ये फॉर्मूला काम कर गया। जैसा कि हमारे सोर्सेज बताते हैं, जिन क्रिटिक्स ने फिल्म की कहानी या डायरेक्शन को लेकर तीखे सवाल उठाए हैं, उनमें से भी कई ने इसके संगीत की तारीफ की है। हाँ, ये बात सही है। तो ये क्लियर है कि संगीत फिल्म का एक बहुत मजबूत पिलर है। ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है कि फिल्म का एक हिस्सा इतनी तारीफें बटोरा है, जबकि दूसरे हिस्सों पर इतनी बहस छिड़ी हुई है। और यहीं से मामला और ज्यादा पेचीदा हो जाता है। अब आते हैं हम रिव्यूज पर, समीक्षाओं पर, जहां हमें मतलब विचारों का एक जबरदस्त टकराव देखने को मिलता है। ये शायद फिल्म का सबसे ज्यादा डिबेटेड पहलू है। हाँ,
एक तरफ तो कुछ ठीक ठाक या कह लें मिली-जुली प्रतिक्रियाएं हैं। जैसे बॉलीवुड हंगामा ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा कि ये पूरी तरह से मासी और जोशीली है। परफॉर्मेंस और म्यूजिक की तारीफ भी की। उनका मानना था कि ये आम जनता को पसंद आएगी। मासी एंटरटेनर, टाइम्स ऑफ इंडिया और फिल्म फेयर दोनों ने 2.5 स्टार दिए 5 में से। उनका नजरिया थोड़ा बैलेंस्ड था। उन्होंने कहा कि हाँ, फिल्म देखने में अच्छी है, विजुअली ठीक है, हर्षवर्धन और सोनम का काम भी अच्छा है, म्यूजिक भी बढ़िया है, लेकिन कहानी में कुछ नया नहीं है, वही पुराना फॉर्मूला। अच्छा। तो मतलब उन्होंने माना कि पैकेजिंग अच्छी है, पर अंदर का जो कंटेंट है वो फ्रेश नहीं है। लेकिन ये तो हुई एक साइड की बात। दूसरा पहलू तो काफी गंभीर आलोचनाओं से भरा पड़ा है। जी। कई बड़े पब्लिकेशंस और क्रिटिक्स ने फिल्म को बहुत ही नेगेटिव रिव्यू दिए हैं और शब्द भी काफी कड़े इस्तेमाल किए हैं। बिल्कुल। और क्रिटिसिज्म का जो एक बड़ा फोकस रहा है वो फिल्म के सब्जेक्ट मैटर और उसकी सोच पर रहा है। कई क्रिटिक्स को ये कहानी आउटडेटेड लगी और आज के ज़माने के हिसाब से प्रॉब्लमैटिक लगी। हाँ, जैसे कि दी इंडियन एक्सप्रेस, उन्होंने फिल्म को 5 में से सिर्फ 1 स्टार दिया है। ओ रे। और उन्होंने इसे कहा है गहराई तक प्रतिगामी स्त्री द्वेषी विषाक्तता, मतलब डीपली रिग्रेसिव मिसोजिनिस्टिक टॉक्सिसिटी। बाप रे, ये तो बहुत ही हार्ड हिटिंग शब्द है। बिल्कुल। और उन्होंने सीधा सवाल उठाया कि ना मतलब ना, यानी नो मीन्स नो का जो प्रिंसिपल है उसका क्या हुआ। तो मतलब फिल्म पर कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेंट को इग्नोर करने का आरोप लगाया गया। और ये आलोचना सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस तक ही नहीं रुकी। फर्स्ट पोस्ट ने 2 स्टार देते हुए इसे पुराना और आपत्तिजनक कहा, आउटडेटेड और मोनोक्शियस। उन्होंने इस बात पर हैरानी भी जताई कि कबीर सिंह जैसी फिल्मों के बाद जहां वो इंटेंस ऑब्सेसिव लवर्स दिखाए गए और उस पर इतनी डिबेट हुई, उसके बावजूद आज भी ऐसी कहानी क्यों बन रही है जो ऑडियंस को जैसे 30 साल पीछे ले जाए। इंडिया टुडे ने 1.5 स्टार दिए। स्क्रॉल इन और द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया ने भी इसे विग्रेसिव सोच वाला बताया। इन रिव्यूज में फिल्म पर यह भी आरोप है कि वो स्टॉकर्स यानी पीछा करने वालों का महिमा मंडन करती है। ग्लोरिफिकेशन ऑफ स्टॉकिंग। हाँ, और द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया ने तो यहां तक लिख दिया कि ये साल की सबसे लापरवाही से आक्रामक हिंदी फिल्म है, मोस्ट कैजुअली ऑफेंसिव हिंदी फिल्म ऑफ द ईयर। ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कह रहे हैं, कैजुअली ऑफेंसिव। तो ये क्रिटिसिज्म सिर्फ कहानी के पुरानेपन पर नहीं था, बल्कि उसके जो संभावित हानिकारक असर हो सकते हैं उस पर भी था। इसके अलावा राइटिंग और डायरेक्शन पर भी सवाल उठे। फिल्म फेयर ने, जिसने मिक्स्ड रिव्यू दिया था, उन्होंने भी राइटिंग को पॉट बॉयलर राइटिंग कहा। पॉट बॉयलर मतलब ऐसी कहानी जो सिर्फ मसाले या सनसनी पर फोकस करे, डेप्थ या बारीकी पर नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म अंत तक आते आते थोड़ी फीकी पड़ जाती है और धीमी गति की भी शिकायत थी शायद। हाँ, स्क्रॉल इन ने फिल्म की पेस को असहनीय धीमी गति कहा, एक्सक्रूशिएटिंग स्लो मोशन। उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प उपमा दी कि इसे देखना ऐसा है मानो दर्शक किसी छोटी सी लिफ्ट में फंस गए हों और बिजली चली गई हो। अरे, मतलब बेहद बोरिंग और फंसा हुआ महसूस कराने वाला एक्सपीरियंस। वाह, ये तो बहुत ही तीखी तुलना है। और भी कुछ ऐसे कमेंट्स थे? हिंदुस्तान टाइम्स ने 1.5 स्टार देते हुए कहा कि ये फिल्म सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स के लिए बनी है। इंस्टाग्राम रील्स के लिए, इसका क्या मतलब हुआ? शायद उनका इशारा था कि फिल्म बहुत सतही है, सुपरफिशियल है, या सिर्फ अच्छे दिखने वाले मोमेंट्स पर फोकस करती है, कहानी की गहराई पर नहीं। और न्यूज़ 18 ने भी 1.5 स्टार के साथ इसे क्रिंज फेस्ट 2025 कह दिया। क्रिंज फेस्ट? हाँ, क्रिंज आजकल बहुत यूज होता है उन चीज़ों के लिए जो बहुत अजीब या शर्मिंदगी महसूस कराने वाली हो। तो कुल मिलाकर क्रिटिक्स का एक बड़ा तबका फिल्म से बुरी तरह निराश नजर आया। ये वाकई में हैरान करने वाली बात है कि आलोचना इतनी ज्यादा है और इतनी तीखी भी। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लगभग सभी क्रिटिक्स ने जिन्होंने फिल्म की इतनी बुराई की, उन्होंने भी लीड एक्टर्स के काम की तारीफ की है, हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा। हाँ, ये बात नोटिस करने वाली है। इंडिया टुडे ने लिखा कि अगर फिल्म थोड़ी बहुत झेली जा सकती है तो वो इन्हीं दोनों की वजह से। टाइम्स ऑफ इंडिया और फिल्म फेयर ने भी उनकी परफॉर्मेंस को फिल्म का एक मजबूत पक्ष बताया था। तो ऐसा लगता है कि एक्टर्स ने अपनी तरफ से शायद पूरी ईमानदारी से काम किया, भले ही स्क्रिप्ट या डायरेक्शन में कमी रह गई हो। इंडिया टुडे ने यह भी मेंशन किया कि हर्षवर्धन राणे ने शायद इन उदास जुनूनी प्रेमी यानी ब्रूडिंग लवर वाले किरदारों में अपनी एक जगह सी बना ली है। हाँ, ये भी एक ऑब्जर्वेशन है। कुछ एक्टर्स एक खास तरह के रोल में टाइपकास्ट हो जाते हैं या उसमें स्पेशलाइज कर लेते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ एक पैटर्न सा दिखता है। म्यूजिक हिट है, एक्टर्स का काम सराहा जा रहा है, लेकिन कहानी और उसका ट्रीटमेंट वो गंभीर सवालों के घेरे में है। ये दिखाता है कि फिल्म के अलग अलग एलिमेंट्स का असर
ऑडियंस या क्रिटिक्स पर कितना अलग-अलग हो सकता है। अब अगर हम इन सब तीखी समीक्षाओं को एक तरफ रखें और बॉक्स ऑफिस के नंबर्स देखें तो कहानी एकदम पलट जाती है। 25 करोड़ रुपए के बजट पर बनी फिल्म और अनुमानित कलेक्शन 78.79 करोड़। ये तो मतलब कमर्शियली देखा जाए तो हिट है। हाँ, ये आंकड़ा जो क्रिटिकल रिसेप्शन है उससे बिल्कुल मेल नहीं खाता। 78.79 करोड़ का कलेक्शन बजट का 3 गुने से भी ज्यादा है। ये एक बड़ा विरोधाभास है और कई सवाल खड़े करता है। क्या सवाल? जैसे कि क्या क्रिटिक्स की राय का आम दर्शकों पर अब कोई असर नहीं पड़ता? ये एक पॉसिबिलिटी है, या फिर जैसा बॉलीवुड हंगामा ने कहा था कि ये फिल्म वाकई मासी है, यानी आम दर्शकों के एक बड़े तबके को, शायद टियर 2 टियर 3 सिटीज या सिंगल स्क्रीन ऑडियंस को ये पसंद आई हो, भले ही अर्बन मल्टीप्लेक्स ऑडियंस या क्रिटिक्स इसे नकार दें। ये भी तो हो सकता है कि म्यूजिक और स्टार अपील इतनी स्ट्रांग थी कि उसने लोगों को थिएटर्स तक खींच लिया। बिल्कुल। या ये भी हो सकता है कि जिन विषयों को क्रिटिक्स रिग्रेसिव या प्रॉब्लमैटिक मान रहे हैं वो दर्शकों के एक हिस्से को उतने आपत्तिजनक लगते ही ना हो, या वो उसे सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरह देख रहे हो। ये भी एक पहलू है जिस पे सोचना चाहिए। क्या दर्शक कहानी के मैसेज पर उतना ध्यान देते हैं जितना क्रिटिक्स, या उनके लिए लार्जर देन लाइफ रोमांस, एक्शन, अच्छा म्यूजिक, ये सब ज्यादा मैटर करता है? ये बहस तो पुरानी है कि क्रिटिक्स फिल्म को आर्ट के नजरिए से देखते हैं और दर्शक एंटरटेनमेंट के। लेकिन यहाँ बात सिर्फ एंटरटेनमेंट की नहीं है, कहानी के संभावित सोशल इम्पैक्ट की भी है। जैसा कि वो मिजोजिनिस्टिक या स्टॉकर ग्लोरिफिकेशन जैसी बातों से पता चलता है। तो कुल मिलाकर जो जानकारी हमने खंगाली, उससे एक दीवाने की दीवानगी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पिक्चर पेश करती है। एक तरफ है पॉपुलर फेसेस, हिट म्यूजिक, कमर्शियल सक्सेस, दूसरी तरफ है कहानी और उसके मैसेज पर गंभीर नैतिक और सामाजिक सवाल जो कई जानी मानी आवाजों ने उठाए हैं। सही कहा। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी और सोचने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब कोई फिल्म जिसे कई सोर्सेज ने सीरियसली रिग्रेसिव, मिजोजिनिस्टिक और हानिकारक मैसेज देने वाला बताया हो, वो अगर बॉक्स ऑफिस पर सफल हो जाती है, तो ये आज के बॉलीवुड और ऑडियंस की पसंद के बारे में क्या कहता है? क्या क्रिटिकल रिव्यूज का, खासकर जब वो सोशल इश्यूज पर बेस्ड हो, अब कोई वजन नहीं रहा? या क्या ये सिर्फ ये दिखाता है कि मास एंटरटेनमेंट की परिभाषा और ऑडियंस की प्रायोरिटीज शायद बदल गई हैं, या वो हमेशा से ही क्रिटिकल नजरिए से अलग रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल शायद ये है, क्या कमर्शियल सक्सेस किसी भी तरह के कंटेंट को, चाहे वो कितना भी प्रॉब्लमैटिक क्यों ना हो, उसे जायज ठहरा सकती है? एंटरटेनमेंट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच वो जो बारीक सी लाइन है, वो कहाँ खींची जानी चाहिए? ये वो सवाल हैं जिन पर शायद हर दर्शक को खुद सोचना होगा जब वो अगली बार कोई फिल्म देखने जाएं।